आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। शंघाई सहयोग संगठन में विदेश मंत्री स्तर की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसकी जमकर खिंचाई की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे पर कड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया एक तरफ कोविड से लड़ रही थी और दूसरी ओर आतंकवाद का खतरा बेरोक-टोक जारी था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोवा में एससीओ विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन सदस्यों को याद दिलाया कि आतंकवाद का मुकाबला करना एससीओ के मूल उद्देश्यों में से एक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि वे एससीओ की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को बनाने के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए सदस्य देशों का समर्थन चाहते हैं। इससे अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य देशों के साथ गठजोड़ मजबूत होगा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के लिए चीनी विदेश मंत्री किंग गांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान के मुद्दे पर कहा कि एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बाकी सदस्य देशों के विदेश मंत्री की तरह ही व्यवहार किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी दो टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं और जब तक क्षेत्र में शांति बहाल नहीं होती तो रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस वर्ष के बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर चिन्हित करने के लिए एक भारतीय सशस्त्र बल फ्रांसीसी समकक्षों के साथ परेड में भाग लेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, आर्थिक सहयोग के लिए नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित होंगे। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में अगले चरण की शुरुआत होगी। भारत और फ्रांस शांति और सुरक्षा को लेकर एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। ये भारत और फ्रांस के लिए बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर होगा। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अपने निशाने पर रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने बल्लारी में एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वादे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि उनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटक की रक्षा कर सकती है? प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। भाजपा हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी का भी अपने भाषण में उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर न केवल इस सिनेमा के विरोध का आरोप लगाया बल्कि ये भी कहा कि ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी चुनावी जनसभा तुमकुरू में की। चुनाव प्रचार के लिए तुमकुरू पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का तुमकुरू में जबरदस्त स्वागत किया गया। जनसभा स्थल तक पहुंचने के रास्ते में सड़क के दोनों किनारों पर जबरदस्त नारे लगाती लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूल बरसाकर अभिवादन किया।
लोगों के इस जबरदस्त उत्साह से अभिभूत दिखे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी सीट से बाहर निकलकर सड़क के दोनों किनारों पर खड़ी अपार जनसमूह का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तुमकुरू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार किया। कर्नाटक में सभी दलों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायचूर में रोड शो उन्होंने किया और कर्नाटक के कोप्पला में एक जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले भारत भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था, घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। जब मोदी प्रधानमंत्री बने, भारत का सिक्का तो दुनिया में जमने लगा। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो राज्य में शहरी गरीब परिवारों के लिए 5 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आर्सिकेरे में रोड शो किया। शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण करना जानती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि उनकी सरकार बनेगी तो वे दोबारा मुसलमान को आरक्षण देंगे। शर्मा ने पूछा है कि हिंदू, जैन, ईसाई और बौद्ध को आरक्षण क्यों नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैसूर में रोड शो किया और इस दौरान उनके साथ कन्नड़ फिल्म स्टार विजय भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेतरामी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने काले धन के मुद्दे पर जनता से सवाल किया और पूछा कि क्या देश में काला धन लौटा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कर्नाटक चुनाव में अपनी पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में उतर आए हैं। आज अफजलपुर में सपा उम्मीदवार आरडी पटेल के समर्थन में अखिलेश ने चुनावी प्रचार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय ओडिशा के दौरे पर है। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद मुर्मू पहली बार अपने गृह जिले मयूरभंज आई हैं। ओडिशा दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने गृह जिले मयूरभंज में पंडित रघुनाथ मुर्मू के गांव दंडबोश में पहुंचकर उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वे शांति बहाली के लिए लगातार संवाद कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को आला अधिकारियों के साथ मणिपुर में शांति बहाली को लेकर बैठक की। मणिपुर में स्थिति अब नियंत्रण में है। गृह मंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर की स्थिति को लेकर नागालैंड, मिजोरम और असम सहित पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की थी। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि स्थिति में सुधार होने तक कोई भी ट्रेन मणिपुर में प्रवेश नहीं कर रही है। मणिपुर सरकार द्वारा ट्रेनों की आवाजाही रोकने की सलाह के बाद ये निर्णय लिया गया है। इस बीच मणिपुर में हाल की घटनाओं से प्रभावित कई परिवारों ने असम में शरण ली है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा की चिकित्सा और कृषि के लगभग 150 छात्र मणिपुर में अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे लगातार उनके संपर्क में हैं। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। राज्य में मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में एक रैली का आयोजन हुआ था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने इस रैली का आयोजन किया था। इस दौरान हिंसा भड़कने का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने बयान में कहा था कि कुछ जगहों पर झड़प और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं 2 वर्गों के बीच प्रचलित गलतफहमी के कारण हुई हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कंडीज जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में 3 अन्य जवान जो पहले घायल हुए थे, अब उनकी मृत्यु हो गई है। इस संयुक्त अभियान में कुल 5 सैनिकों की जान चली गई। पुलिस सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जैसे ही संयुक्त टीमें संदिग्ध स्थान पर पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ शुरू हो गई। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल भाजपा में शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव 29 मई को कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि आगामी 11 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और 18 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतगणना 29 मई को होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है और कहा है कि जनता अपना पूरा समर्थन भाजपा को देगी। शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी। शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। और वहीं इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई में कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सुप्रिया सुले, अजीत पवार समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार के इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर कर दिया गया। एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव पेश किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है। बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी आवास की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन से की है। केरल में पुलिस सुरक्षा में विवादित फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। राज्य भर में कई स्थानों पर फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश विदेश में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। 563 ईसा पूर्व में आज ही के दिन गौतम बुद्ध का नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें बिहार में बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के 2567वें जयंती समारोह की शुरुआत बोध गया में सुबह शोभा यात्रा के साथ हुई। ये यात्रा भगवान बुद्ध के 80 फुट मूर्ति से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई। देश के विभिन्न राज्यों सहित कई देशों से आए हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के लेपा गांव में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और अन्य 3 से 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह आश्रम हमारी प्राचीन संस्कृति की मिसाल भी है। ये एक मठ ही नहीं, साधना और अध्यात्म का केंद्र भी है। गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर पर उत्तर के एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने लखनऊ में बताया कि जब एसटीएफ ने उसे घेरा तब उसने तत्काल फायरिंग कर दी। उसके पास से 4 हथियार और भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि ये किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो लोग सत्ता में थे, विकास और गरीब कल्याण उनका उद्देश्य नहीं था। उनको आधारभूत संरचना और गरीब से मतलब नहीं था, वे केवल अवसरवादी थे। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश में सरकार अवसरवादी और परिवारवादी ही नहीं बल्कि तमंचावादी भी थे। वे युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़ाते थे। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट हैं। ढाका से काठमांडू जाने वाली विमान बांग्लादेश की फ्लाइट 371 को तकनीकी खराबी के चलते बिहार के पटना डाइवर्ट कर दिया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार फ्लाइट में सवार सभी 77 यात्री सुरक्षित थे। ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में आज तेज बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी मेंस हॉस्टल पहुंचे, जहां वो छात्रों से मिले और उनसे बातचीत भी की। देश में पिछले एक दिन में कोविड संक्रमण के 3000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी अवधि में 6587 व्यक्ति कोविड संक्रमण को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। कोविड के मामले में तेजी से सुधार भी हो रहा है। देश भर में कोविड संक्रमितों की संख्या करीब 33,000 रह गई है। स्वस्थ होने की दर जो है वो 98.74% है। देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 220 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। फिल्म द केरल स्टोरी पर विवाद के बीच केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म आज ही पहले से तय तारीख पर रिलीज हुई है। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। 695 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 61,054 पर बंद हुआ। निफ्टी में 186.80 अंकों की गिरावट देखी गई। ये 1.02% की गिरावट के साथ 18,069 पर बंद हुआ।
निफ्टी पर एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को और टाटा स्टील में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जबकि टाइटन, मारुति, अल्ट्राटेक, सीमेंट, नेस्ले इंडिया और अपोलो हॉस्पिटल्स में बढ़त देखी गई। सूडान की सेना ने कहा कि यदि प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स पहले हथियार डाल दे तो वो तुरंत जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। अदीस अबाबा में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इथियोपिया में सूडान के राजदूत ने जोर देकर ये बात कही। कई युद्ध विराम की घोषणाओं के बावजूद दोनों पक्ष प्रस्तावित वार्ता से पहले राजधानी खार्तूम में क्षेत्र के नियंत्रण के लिए जंग करते हुए दिखाई दिए। हालांकि दोनों गुटों के नेताओं ने 2 सप्ताह से अधिक की लड़ाई के बाद बातचीत के लिए बहुत कम इच्छा दिखाई है। सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष लंबे समय तक चलने की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्षों का मानना है कि वे सैन्य रूप से प्रबल हो सकते हैं। शीर्ष अमेरिकी खुफिया अधिकारी एवरल हैंस ने कहा है कि दोनों पक्षों का मानना है कि वे इस जंग को जीत सकते हैं। इस बीच सहयोगियों और भागीदारों और अमेरिकी रक्षा विभाग के समन्वय में अमेरिकी विदेश विभाग सूडान से 2000 से अधिक लोगों के प्रस्थान की सुविधा प्रदान की है। सूडान में इस मानवीय संकट के कारण लाखों लोगों का पलायन जारी है। 1 लाख से अधिक लोग सूडान से पलायन कर गए हैं। 30,000 से अधिक लोग जो दक्षिण सूडान के साथ देश की दक्षिणी सीमा में शरण ले रहे हैं, उनके लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। ज्यादातर लोग राजधानी खार्तूम और बहरी के साथ ओम डुरमैन से हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संघर्ष ने ऐसे देश में सहायता वितरण में बाधा उत्पन्न की है जहां लगभग 1/3 लोग पहले से ही मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि दक्षिण सूडान में 7.4 मिलियन लोगों को खाद्य सहायता की आवश्यकता है। लोग बिजली और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सूडान में जारी संघर्ष देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर झटका साबित हो रहा है। इसके साथ ही इसने आंतरिक व्यापार मार्गों को बाधित भी किया है और आयात में रुकावट पड़ी है। नीदरलैंड की अपनी औचक यात्रा में गुरुवार को एक डच सैन्य अड्डे की यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी बुराई को नष्ट करने का संकल्प लिया। ज़ेलेंस्की ने घायल यूक्रेनी सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें घड़ियां सौंपी। यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना ज़ेलेंस्का ने बीजिंग के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति से डाउनिंग स्ट्रीट से मुलाकात की। शनिवार को होने वाले किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक से पहले प्रधानमंत्री के आवास के बाहर दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई। सर्बिया में भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई। राजधानी बेलग्रेड से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सर्बियाई शहर के पास गुरुवार देर रात ये घटना हुई। इस गोलीबारी में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, साथ ही 10 अन्य घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि ये गोलीबारी सर्बिया में म्लाडेनेवोक के पास हमलावर ने चलती गाड़ी से ऑटोमेटिक गन से गोलियां चलाईं और फरार हो गया। वहीं पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई है। रियाद के साथ खराब संबंधों को मजबूत करने के लिए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेमान सऊदी नेताओं के साथ बातचीत के लिए इस सप्ताह के अंत में सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। रविवार को अपने आगामी आम चुनाव के लिए थाईलैंड तैयारी कर रहा है। 8 साल तक मौजूदा प्रशासन के अधीन रहने के बाद बैंकॉक के निवासी बदलाव की मांग कर रहे हैं। 2 मई से रवांडा में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। अधिकारियों ने कहा है कि रवांडा में कम से कम 130 और युगांडा में 6 लोगों की मौत हो गई। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ताशकंद में चल रहे पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने जीत के सिलसिले को जारी रखा है। 57 किलो भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज ने अंतिम 32 के मुकाबले में चीन के लू पिंग को आसानी से 5-0 से शिकस्त दी। वहीं 80 किलो भार वर्ग के भारत के आशीष को हार का सामना करना पड़ा है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आशीष को क्यूबा के अर्लेन ने हराने में सफलता पाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का अनावरण किया। इन खेलों का उद्घाटन लखनऊ में 25 मई को होगा।
3 जून तक चलने वाले इस आयोजन में देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4,700 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इस दौरान 21 स्पर्धाएं होंगी, जो विश्वविद्यालय खेलों के इतिहास में सबसे अधिक है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार 2036 के ओलंपिक खेल भारत में करवाने के लिए प्रयासरत है। जालंधर और में इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपो को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों से अनुरोध किया कि वो पुलिस की जांच को पूरा होने दें। खेल मंत्री का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच भी कर रही है। एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के स्टेज 2 में भारतीय खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत ने अब 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक पर अपने नाम किए। नापोली ने इटालियन फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। उडिनेसे के खिलाफ गुरुवार को देर रात खेले गए मुकाबले में 1-1 से ड्रॉ करा के नापोली ने 33 साल बाद लीग का खिताब अपने नाम किया। नापोली के खिताब जीतते ही उनके समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। इटली के दक्षिण में स्थित नेपल्स में हजारों की संख्या में नेपोली के समर्थक सड़कों पर उतर आए और पूरी रात जश्न मनाते रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड की चैंपियंस लीग में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में ब्राइटन ने मैन यू को 1-0 से मात दी। ब्राइटन ने 99 मिनट में पेनल्टी पर विजय गोल किया। सूत्रों के मुताबिक लायनल मेसी को सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल ने अगले सीजन के लिए औपचारिक ऑफर दिया है। माना जा रहा है कि इस ऑफर के तहत मेसी को सालाना $400 मिलियन ऑफर किए गए हैं। मैनचेस्टर सिटी के मालिकों ने अपना 13वां क्लब खरीदा है। सिटी फुटबॉल ग्रुप ने नया क्लब बाहिया खरीदा है। बाहिया क्लब ब्राजील की शीर्ष नेशनल लीग में खेलता है और 2 बार खिताब जीत चुका है। रियल मैड्रिड बोरुसिया डॉर्टमंड के मिडफील्डर जूड बेल्जियम को साइन करने के लिए बात कर रहा है। माना जा रहा है कि रियल मैड्रिड बेल्जियम को 100 मिलियन से ज्यादा यूरो की पेशकश की है। डिफेंडर लॉरा वियन राइंदर आर्सेनल की चौथी खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्हें इस सीजन में ACL चोट से जूझना पड़ा है। लॉरा ने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के दूसरे लेग में वोल्फ्सबर्ग के खिलाफ चोट लगी थी। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। रोहन और एबडेन की जोड़ी ने सैंटियागो गोंजालेज और एडवर्ड रोजर वासलिन की जोड़ी को शिकस्त दी। दूसरी वरीयता प्राप्त अरीना साबलेंका ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में साबलेंका ने ग्रीस की 9वीं वरीयता प्राप्त मारिया साकारी को सीधे सेट में 6-4, 6-1 से शिकस्त दी। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इंगा श्वांतेक मैड्रिड ओपन के महिला एकल के फाइनल में पहुंच गई हैं। पोलैंड की श्वांतेक ने सेमीफाइनल में रूस की वेरोनिका को 6-1, 6-1 से शिकस्त दी। मैड्रिड ओपन के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल वर्ग के ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास उलटफेर का शिकार हो गए। सित्सिपास को जर्मन टेनिस खिलाड़ी जैन लेनार्ड स्ट्रफ के हाथों हार झेलनी पड़ी। बाबू मोशाय बंदूकबाज के बाद निर्देशक कुशन नंदी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ दूसरी बार जोगीरा सारा रारा में काम करने के लिए तैयार है। क्राइम थ्रिलर सीरीज अनदेखी के निर्माताओं ने इसके नए सीजन की घोषणा कर दी है। एक्टर वरुण भगत ने कहा है कि वे 5 महीने पहले शो की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन शानदार कहानी तैयार करने के लिए लेखक को थोड़ा और समय लगेगा।